नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश वाला आप सभी का स्वागत करता हूं माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब वर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही आपको पता चल गया कि ये दो वर्ड को मिलकर बना हुआ है, वो है इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। मतलब आज ऐसी केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस का, लेकिन कौन सी टाइप की रिएक्शन, तो जहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो। अब ये स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसी रिएक्शन जो अपने आप होती हो, और हम ऐसा भी स्टडी करते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो रिएक्शन होती हो, उसका भी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती है। लाइक अभी जो मोबाइल से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें अगर ये चार्जिंग पे नहीं है, मतलब वो बैटरी यूज़ हो रही है, तो बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है और आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो चार्जिंग की रिएक्शन है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके बैटरी में कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो जो चार्जिंग हो रहा है मोबाइल का वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो बैटरी डिस्चार्ज होती है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम कई सारी मेटल का प्रोडक्शन, इवन फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। साथ में फ्यूल सेल हो या लिथियम आयन बैटरी हो, मतलब इन सारे जो बैटरीज और सेल है उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें कम पॉल्यूशन होता है, इसीलिए तो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो पॉल्यूशन है वो कम होता है और इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। इवन हमारी बॉडी में भी कुछ मिलीवाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसी से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। मतलब अगर आप कहीं पे टच कर रहे हो तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होगी जो हमारे ब्रेन तक जाएगी और हमें उसके बारे में पता चलेगा। मतलब हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखने के लिए उसके कुछ फंडामेंटल सेल के बारे में बात करूँ तो दो टाइप के सेल आते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। इनके डिफरेंस हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे, लेकिन थोड़ा जो बेसिक डिफरेंस है ना वो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगेन मैं बोल रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उसका अपोजिट कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसके बाद कोई रिएक्शन होती है, तो वो होगा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अगेन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो नॉर्मली बैटरीज होती है उसमें यही सब कुछ होता है। और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है तब जाके वो रिएक्शन होती है, तो वो होगा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करें तो आपकी बुक में ये वाली इमेज यहाँ पे होगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड है। दूसरे कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से, और एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोड है उसको कनेक्ट किया है हमने वायर से। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, और जो कॉपर +2 है वो रिड्यूस होगा Cu में। तो धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब वो कंज्यूम हो जाएगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। तो वहाँ पे कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो करंट हमें एक्सटर्नल सर्किट में मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर DM³ लेते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो होगा 1.1 वोल्ट। ऐसे टाइप के सेल को हम गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल भी कहते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर ये जिंक एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके काम किया है उसको हम बोलते हैं डैनियल सेल। अब थोड़ी और बात एनोड और कैथोड की मैं आपको सिखा देता हूँ कि हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड है, मतलब ये इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको बोलते हैं एनोड, और यहाँ पे जो एनोड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरी बात करें कॉपर की, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो कॉपर है उसको बोलेंगे हम कैथोड।
कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड, जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड। और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो वहाँ पे क्या होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल के फॉर्म पे होगा। तो कॉपर होगा पॉजिटिव और जिंक होगा नेगेटिव। जिंक है हमारा एनोड और कॉपर है हमारा कैथोड। तो कई सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। तो सिंपल याद रखो कि जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा एनोड है और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो हमारा कैथोड है। अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कनेक्ट करने वाले हैं एक्सटर्नल बैटरी से। जो जिंक का इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिव है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और कॉपर का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारा सेल था उसमें पोटेंशियल जनरेट होता था 1.1 वोल्ट। अब हम एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम रखेंगे, तब तक इस सेल में केमिकल रिएक्शन होती रहेगी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी का एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 रखा तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो सेल प्रोड्यूस करता है वो है 1.1 वोल्ट और एक्सटर्नल भी कितना है 1.1 वोल्ट। तो मतलब दोनों सेम हो गए, तो अब कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ये सेल अब कोई भी करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड नेगेटिव था वहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कर देंगे और जो हमारा कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ पर बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड कर देंगे। और एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज था, मतलब जो एक्सटर्नल बैटरी थी, उसका वोल्टेज 1.1 से बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो जो होगी केमिकल रिएक्शन वो पूरी उल्टी हो जाएगी। मतलब ये जो सेल था हमारा अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहेगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। अब आपके थोड़े कुछ छोटे छोटे डाउट में क्लियर कर दूँ जो सभी स्टूडेंट को होते हैं। जनरली यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ करंट को अपोजिट दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब ऐसा मानते थे जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए फ्लो ऑफ करंट जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है वो ऐसे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उससे अपोजिट। तो आप आपकी बुक में भी जब देखोगे कि नॉर्मल एक्सटर्नल पोटेंशियल जब 1.1 वोल्ट से कम था तब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ था, तो जिंक से कॉपर की ओर जा रहा था, राइट, क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और को कहाँ जाएंगे, जिंक टू कॉपर तक जाएंगे, इसलिए वो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो फ्लो है करंट का वो कैसे दिखा है, उससे अपोजिट, मतलब कॉपर टू जिंक दिखाया है। और उससे अपोजिट बात करें, जब भी पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा तब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से फ्लो करते हैं, तो वो कॉपर इलेक्ट्रोड टू द जिंक इलेक्ट्रोड जाएंगे और जो करंट फ्लो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, जिंक टू कॉपर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया होगा वो है ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो उसका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है अगर अगर के साथ मिक्स करके, और उसके एंड पे ग्लास वूल लगा होता है जिससे वो लीक होकर बाहर ना जाए। लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, तो देखो हमारा जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है और जिंक का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब वहाँ पे जिंक प्लस 2 सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है उसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड जो Cu+2 है वो रिड्यूस हो रहा है Cu में, मतलब सॉल्यूशन में से Cu+2 कम हो रहा है तो SO4-2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वो होगा नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन। तो एक साइड पे एक पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरे साइड पे दूसरा नेगेटिव बन जाएगा, तो ये जो है वो सेल रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। तो ऐसा ना हो और चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा डैनियल सेल था उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको ज़रा समझ लें कि कौन कौन सी ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमारा जो जिंक था दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Zn+2 और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। दूसरा क्या है हमारा कॉपर, तो कॉपर है वो Cu+2 के फॉर्म में है, तो ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा और बन जाएगा Cu, मतलब ये +2 में से हुआ 0 उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो ये हाफ हो रहा है ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
अब हम बात करें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड डिप है और दूसरी साइड पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें कॉपर डिप है। तो ये जो दोनों पार्ट है उसको हम बोलेंगे हाफ सेल या रेडॉक्स कपल कहेंगे। जब ऐसे दो रेडॉक्स कपल कंबाइंड होते हैं तब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसमें सॉल्ट ब्रिज का कोई यूज़ ही नहीं होता। एक सिंगल कंटेनर के अंदर भी ये ऐसे टाइप की रिएक्शन हो सकती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आपके टीवी के रिमोट में भी जो सेल होता है उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो एक ही इस कंटेनर के अंदर है, मतलब उसमें कोई सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे कुछ मेटल आयन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। वैसे ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिसका मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाता है सॉल्यूशन में जाके और वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोड बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोड बन गया पॉजिटिवली चार्ज, एक बन गया नेगेटिवली चार्ज। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तो उसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एज पर द IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहा जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बनाते हैं तब वहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड है उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। अगर एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू तो इन दोनों का मतलब ये जो कैथोड और एनोड है उनका जो डिफरेंस लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का, जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी कहते हैं, तो हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि ये जो डिफरेंस है वो कैसे लेना है, तो वो लेना है कैथोड माइनस एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। अब जो कैथोड होता है उसको हम जनरली लिखते हैं राइट पे और जो एनोड होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट पे। इसीलिए ये जो सेल पोटेंशियल की इक्वेशन है वो होगी ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मतलब ई राइट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड पे जो है वो, और राइट साइड पे हम जनरली लेते हैं कैथोड को, और लेफ्ट मतलब जो एनोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा सेल पोटेंशियल। अब एक और न्यू टर्म आती है EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब भी सेल में से कोई करंट फ्लो ना होता हो उस टाइम पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा हमारा EMF। याद रखो कि EMF जब कहा जाएगा जब वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ना होता हो, और जो करंट फ्लो होता है वो EMF नहीं है, वहाँ पे हमें मिलेगा सेल पोटेंशियल। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा डैनियल सेल था उसमें याद करो क्या था कि जिंक का सॉल्यूशन था और उसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो याद करो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था और रिडक्शन किसका हो रहा था, तो जिंक का हो रहा था ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Zn+2, और कॉपर का रिडक्शन मतलब Cu+2 कन्वर्ट हो रहा था Cu में। तो सबसे पहले हमें जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लिखना है। अब ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा था तो हम पहले लिखेंगे जिंक सॉलिड जो इलेक्ट्रोड है, फिर एक हाइफन करेंगे एक सीधी लाइन और उसके बाद लिखेंगे उसका सॉल्यूशन कौन सा था Zn+2। तो जिंक +2 लिखेंगे मतलब जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। देखो ये हमने पहले जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो लिखा। अगर आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है Zn+2 का तो आप उसको भी वहाँ पर लिखना है। अब ये जिंक +2 का सॉल्यूशन किसके साथ कनेक्टेड है, तो कॉपर +2 के सॉल्यूशन के साथ, तो वो डबल हाइफन करेंगे क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। तो हमने डबल हाइफन ऐसे ड्रॉ किए और उसके बाद लिखा Cu+2 का सॉल्यूशन। तो वो Cu+2 का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आप नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, और वो Cu+2 के सॉल्यूशन के अंदर डीप है Cu का इलेक्ट्रोड, तो एक हाइफन करके Cu सॉलिड। अब इसको कैसे हम याद रखेंगे, तो देखो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, मतलब जिंक गोइंग टू कन्वर्ट टू Zn+2। वैसे जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हम रखेंगे राइट साइड पे, और बीच में रहेगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। अगर यूज करें सॉल्ट ब्रिज तो डबल हाइफन लाइन ऐसी होगी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम कोई भी सेल को। मैं आपको एक दो और एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है मैंने यहाँ पे दिखाया है, और आपको लिखना है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन। आई होप शायद अब आपको पता चल गया है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये जो पोटेंशियल मिलता है कब मिलता है, तो जब भी सेल कंस्ट्रक्ट होता है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है और वहाँ पे सेल रिएक्शन होती है, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो पोटेंशियल है उसके लिए जरूरी है केमिकल रिएक्शन।
अगर हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने जाए, मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो वो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाफ सेल होगा तो वो सेल रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी और वहाँ पे हमें कुछ भी पोटेंशियल नहीं मिल सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक सॉल्यूशन हुआ कि हम ये जो पोटेंशियल है मेजर करने का, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपैरिजन में करें। मैं आपको बता दूं ये क्यों करना पड़ता है। देखो, अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करूं तो आप बता सकते हो ये छोटी लाइन है या बड़ी लाइन है? हम नहीं बता सकते जब तक उसकी कंपैरिजन ना की जाए किसी और के साथ। वैसे ही यहाँ पे हाफ सेल है, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और हम ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको कंसिडर कर देते हैं 0। मतलब अब जो सेल कंस्ट्रक्ट हुआ उसमें एनोड पे रखा हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और कैथोड पे रखा हमारा जो भी हाफ सेल था जिसका पोटेंशियल हमको मेजर करना है उसको। अब इस सेल का जो पोटेंशियल मिला वो होगा रिड्यूसिंग पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आवर मेटल। अब मैं थोड़ा बता दूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड क्या है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है H+ का, जो यूनिटी होता है, मतलब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ होता है। उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब जैसा कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक ट्यूब होती है जहाँ नीचे की साइड एक इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का, जो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। अब ये क्यों प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है? तो उसका एक रीज़न है कि प्लेटिनम ब्लैक है वो प्रॉपर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ईजिली होता है, इसीलिए वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। अब यहाँ पे जो प्लेटिनम ब्लैक कोटेड इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम का, उसके ऊपर गैस पास किया जाता है और वो गैस होता है हाइड्रोजन गैस विद अ प्रेशर ऑफ 1 बार। तो ये कंटिन्यूस 1 बार प्रेशर मेंटेन रहता है। ऊपर से एक होल होता है ट्यूब में, वहाँ से गैस सप्लाई किया जाता है और वो गैस नीचे आता है, टच करता है हमारे प्लेटिनम ब्लैक पे और उसके साथ कनेक्टेड होता है सॉल्यूशन ऑफ H+ जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है यूनिटी, मतलब 1 मोलर। अब इस हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने अज्यूम कर लिया है 0, मतलब हर टेम्परेचर पे इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा 0। अब इसकी कंपैरिजन में हम कोई भी मेटल के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट किया जाता है PTS, फिर एक हाइफन आएगा, H2 गैस 1 बार प्रेशर, अगेन 1 हाइफन, H+ एक्वियस जिसका कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलर। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज हमें कॉपर +2 और कॉपर के इलेक्ट्रोड का रिड्यूसिंग पोटेंशियल मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल, आपको ऐसा करना है कि हमारा इस कॉपर के हाफ सेल को कनेक्ट करना है हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड गैस इलेक्ट्रोड है उसको हम ऑलवेज एनोड पे रखते हैं और जो कोई भी हाफ सेल का मेजर करना है हमको उसको हम कैथोड पे रखते हैं। तो देखो, एनोड पे आ गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड और कैथोड पे आ गया हमारा मेटल, मतलब हमारा Cu+2 एंड Cu, मतलब Cu+2 का सॉल्यूशन, और वहाँ पे होगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब आपको सपोज इस सेल का पोटेंशियल मेजर करना हो तो कौन सी इक्वेशन आएगी? तो आपको पता है कि E0 = E0R - E0L। अब E0R कौन है? जो राइट साइड पे है, और राइट साइड पे क्या होता है? कैथोड, जो हमारा Cu+2 Cu है। और लेफ्ट साइड पे कौन होगा? वो आपको पता है, वो है एनोड, और यहाँ पे एनोड है हमारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल कंसिडर होता है 0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलता है, मतलब हाइड्रोजन का 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या होगी? E0 = ER, मतलब राइट साइड पे जो कैथोड है वो। अब जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारा कॉपर हाफ सेल का, और हमें उसकी वैल्यू मिल रही है 0.34 वोल्ट। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वो क्या इंडिकेट करती है? मतलब हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। लाइक अगर हम जिंक के इलेक्ट्रोड को, मतलब जिंक हाफ सेल को हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हमारा एनोड रहेगा और जिंक हाफ सेल हमारा कैथोड रहेगा, तो उस टाइम पे जो सेल पोटेंशियल मिलता है वो है -0.76 वाट। अब हाइड्रोजन का तो 0 है, दैट मीन्स हमारा जिंक का जो सेल पोटेंशियल मिला वो मिला -0.76। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो जिंक को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए इसका सेल पोटेंशियल -0.76 आया। अब हमारे पास कॉपर का भी सेल पोटेंशियल है और जिंक का भी सेल पोटेंशियल है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना सेल पोटेंशियल मिलेगा? तो हमें जो जिंक है उसको हम एज एनोड रखते हैं और कॉपर को कैथोड रखेंगे, और इसका जो सेल पोटेंशियल मेजर करने की जो इक्वेशन वो आपको पता है कि E0 = ER - EL। अब राइट साइड पर रखते हैं हम जिसका
रिडक्शन होता हो, मतलब जो हमारा कैथोड है वो, और जो कैथोड है उसका पोटेंशियल हमको मिला था 0.34 वोल्ट, जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब माइनस साइन आएगी और उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे है मतलब एनोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक, और उसकी वैल्यू हमें मिली -0.76। अब देखो ये माइनस और माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो 0.34 प्लस 0.76, तो जो आंसर आया वो है 1.10 वोल्ट। मतलब जिंक और कॉपर का जो हाफ सेल मिला के हमने डैनियल सेल बनाया, उसका सेल पोटेंशियल होगा 1.10 वोल्ट। अब आपको पता चल गया है कि हाफ सेल का पोटेंशियल हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि कई सारे ऐसे मेटल के आयन को और मेटल के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके उनके सेल पोटेंशियल को मेजर किया है, और उनकी सभी वैल्यू यहाँ पे आपको टेबल पे दिखाई दे रही है। आप ध्यान से देखो कि इन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल में जो फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज की है। उसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाता है। अब जो अच्छे से रिड्यूस होता है वो किसी और का अच्छे से ऑक्सीडेशन कर सकता है, मतलब फ्लोरीन वो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो अच्छे से रिड्यूस हो सकता है वो किसी और का ऑक्सीडेशन कर सकता है, और उसको बोलते हैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे तो ये वैल्यू कम होती होती जाएगी, और लास्ट में दिख रहा है लिथियम, जिसकी वैल्यू सबसे कम है। लिथियम की वैल्यू सबसे माइनस है। उसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की कंपैरिजन में लिथियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे का रिडक्शन करता है, मतलब लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत बुरा है लिथियम। तो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस आपको देखना है, और इसका यूज करके आप सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हो। सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है, E0 सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL, और यहाँ पे सेल पोटेंशियल की वैल्यू रखोगे तो आप वो सेल का पोटेंशियल मेजर कर पाओगे, और ये आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी काम में आने वाला है। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए, वहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूनिटी कंसिडर किया है। लेकिन क्या हो जब ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी ना हो और कोई और वैल्यू हो, तो उसके लिए यूज़ की जाती है नन्स इक्वेशन। आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर कोई मेटल आयन है M+ और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स Mn+ प्लस N इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट हो जाता है Ms सॉलिड में। तो इसके लिए हम ये नन्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि E Mn+/M is equal to E0 Mn+/M minus RT/NF ln 1/Mn+। अब यहाँ पे R क्या है, T क्या है, N क्या है, F क्या है, और Mn+ जो लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे E है वो पोटेंशियल दिखा रहा है, E जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिखा रहा है, R है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, T है टेम्परेचर इन केल्विन, अब रूम टेम्परेचर की बात करें तो वो 298 केल्विन होगा, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन, और F है फैराडे। फैराडे क्या होता है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है उसको 1 फैराडे कहा जाता है, और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट में बताऊँ तो 96487 कूलम पर मोल है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में Mn+ लिखा है वो दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+। अब ये नन्स इक्वेशन हम हमारे डैनियल सेल के लिए लिखना चाहे तो हमारा जो कैथोड है वो है कॉपर का, और उसके लिए नन्स इक्वेशन आएगी ये, और उसके बाद जो एनोड है जो जिंक है उसके लिए नन्स इक्वेशन आएगी ये दोनों नन्स इक्वेशन है कैथोड और एनोड के लिए। लेकिन ये जो ई सेल है अगर उनको हम कंबाइन करें टू मेजर द सेल पोटेंशियल तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स हमें करना है ER माइनस EL, राइट माइनस लेफ्ट। अब राइट साइड पे कैथोड है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद नन्स इक्वेशन एनोड की वो लिखेंगे। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें जो ई सेल वाली इक्वेशन मिलेगी तो वो ये वाली इक्वेशन होगी। देखो ये सारे स्टेप आपको दिख रहे हैं कि कैसे हमने इन दोनों को कंबाइन किया है और ई सेल वैल्यू फाइंड आउट की है। एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप ई सेल मेजर करना चाहो तो नन्स इक्वेशन का यूज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे डैनियल सेल के लिए नन्स इक्वेशन होगी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F
ln Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ln नेचुरल लॉग है और ये n इज इक्वल टू 2 क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 हो रहे हैं। आपने देखा था ना, Zn गिव्स Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आया है। अगर हम 298 केल्विन पे इस रिएक्शन की बात करें तो जो RT/NF की वैल्यू है, मतलब RT/2F वैल्यू, उसमें R की वैल्यू रखे, T की वैल्यू रखे, F की वैल्यू, और जो ln है नेचुरल लॉग, उसको हम सिंपल लॉग में मतलब बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई होता है 2.303 से। दैट मीन्स 2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 और फैराडे की वैल्यू 96487 रखोगे तो इसका जो आंसर आता है वो है 0.0591, और इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं RT/NF की जगह पे, सीधा आप लिख दो 0.0591 और ln को लिख दो लॉग में। तो अब जो हमारी नस्ट इक्वेशन हुई वो है E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। अगर जनरलाइज केस की बात करूँ 298 केल्विन पे अगर आपको ये नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो किसी के भी लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस 0.0591 बाई n, ये n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मल्टीप्लाई बाई लॉग जो ऑक्सीडाइज हो रही जो स्पीसीज उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिड्यूसिंग स्पीसीज जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो आपके लिए नस्ट इक्वेशन ये हो चुकी है। अब आपको ये नस्ट इक्वेशन लिखना आ ही गया होगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसकी नस्ट इक्वेशन आपको लिखनी है और उसका फोटोग्राफ मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे सबमिट करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका फोटो और आपकी कमेंट वहाँ पे हाईलाइट करके वीडियो में दिखाऊंगा। अब जनरल केस की बात करें, A मोल A प्लस B मोल B गिव्स C मोल C प्लस D मोल D, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखिए तो कैसा होगा, तो वो सिंपल है E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस RT/NF ln Q, ये Q है रिएक्शन क्वोशिएंट जिसके वैल्यू क्या होगी, तो C⁻C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C⁻C D⁻D डिवाइडेड बाई A⁻A एंड B⁻B, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये जनरल केस की बात है नस्ट इक्वेशन के लिए। साइंस में कोई भी चीज़ हम ऐसे ही नहीं पढ़ते, हर एक चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस होता है। वैसे नस्ट इक्वेशन का भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है। मैं बताऊँ कि ये नस्ट इक्वेशन का यूज़ करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो विद एग्जांपल उसको समझते हैं कि हमारा जो डैनियल सेल था उसमें कौन सी रिएक्शन होती थी। यस, आपको पता है कि जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता था, मतलब जिंक प्लस Cu+2 गिव्स Zinc+2 प्लस Cu, मतलब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ। ये जो रिएक्शन होती थी, अब उसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग Zinc+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Copper+2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये पूरी कंडीशन समझते हैं कि जब भी हम ये सेल को ऑन करते हैं तब क्या होगा, जो जिंक है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो Copper+2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वो Copper+2 डिपॉजिट होगा एज अ कॉपर ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों तो हो गए, लेकिन साथ साथ में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये रिएक्शन जैसे बढ़ती जाएगी, जो सेल पोटेंशियल है वो धीरे 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 कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। मतलब हमें एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट या वोल्टेज नहीं मिलेगा और ये सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि Zinc+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Copper+2 का कॉन्सेंट्रेशन, वो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इसके वैल्यू हमें मेजर करनी है तो उसके लिए हम ये नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम लिखेंगे नस्ट इक्वेशन E cell इज इक्वल टू E0 cell माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग Zinc+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। आपको पता है ना, हमने n इज इक्वल टू 2 क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे 2 हो रहे हैं। अब जैसे कि इक्विलिब्रियम हो चुका है, अब इक्विलिब्रियम पे E cell मतलब वहाँ पे कोई सेल पोटेंशियल हमको नहीं मिलेगा, तो E cell की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब ये इक्वेशन होगी 0 इज इक्वल टू E0 cell माइनस 2.303 RT बाई 2F लॉग Zinc+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब इस इक्वेशन में हम E0 cell को एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन आएगी 2.303 RT बाई 2F
लॉग जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको इंडिकेट करते हैं Kc से। E0 सेल की वैल्यू हमें पता है वो होती है 1.1 वोल्ट। तो इस इक्वेशन के अंदर हम E0 सेल की वैल्यू लिखेंगे 1.1 वोल्ट। ये जो 2.303 RT by 2F है, अब 2.303 RT by F की जगह पे हम लिखेंगे 0.0591 और 2 तो 2 ही रहेगा और log Kc हो जाएगा। और फाइनल इक्वेशन क्या होगी, 1.1 इज इक्वल टू 0.0591 by 2 log Kc। अब यहाँ पे हम log Kc को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन होगी 1.1 into 2 डिवाइडेड बाय 0.059 और उसके बाद log Kc का जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 into 10⁻37। तो ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। मतलब अगर आप कोई भी सेल रिएक्शन जानते हो, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, सेल पोटेंशियल पता है, तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मेजर कर सकते हो। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। अगर जनरल केस की बात करें तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो उसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो ई सेल की वैल्यू हो जाती है 0। तो उस टाइम पे अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो ये जनरलाइज इक्वेशन आएगी E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT by NF log Kc। अब आपको log Kc को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब वैल्यूज रखनी है और फिर उसका एंटी लॉग कर देना है तो आपको Kc की वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो 1 सेकंड के अंदर कितना वर्क होगा तो वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल और कितना चार्ज पास हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये वैल्यू से अगर आपको मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट करना हो तो आपको वो रिवर्सिबल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये रिवर्सिबल वर्क की वैल्यू होगी कि जितनी फ्री एनर्जी कम होती है उतना रिवर्सिबल वर्क होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। तो ये इक्वेशन से आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर डेल्टा जी है वो फ्री एनर्जी है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ है फैराडे जिसकी वैल्यू आपको पता है 96487, ई सेल आपका सेल पोटेंशियल हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ई सेल की जो वैल्यू है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव का मतलब वो इंडिपेंडेंट है अमाउंट से, जबकि डेल्टा जी की वैल्यू है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो डिपेंड करती है वैल्यूज पे, मतलब मैटर के अमाउंट पे। तो नंबर ऑफ एन जैसे चेंज होगा वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। लाइक अगर हम इक्वेशन लिखे सिर्फ जिंक प्लस Cu प्लस 2 Zn+2 प्लस Cu, तो वहाँ पे ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो कितनी होगी, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2F ई सेल। जबकि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखे 2 जिंक प्लस 2 Cu प्लस 2 यूज 2 जिंक प्लस 2 प्लस 2 Cu। तो अब जो डेल्टा जी वाली इक्वेशन है वो हो जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू -4F ई सेल। देखा ना, जैसे एन की वैल्यू चेंज हुई तो यहाँ पे इक्वेशन में डेल्टा जी की वैल्यू भी चेंज हुई। तो ई जो है वो है इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, जबकि हमारा जो जी है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वो डिपेंड करता है अमाउंट पे। अब जनरलाइज केस की बात करें तो जब भी ये स्टैंडर्ड स्टेट में सभी होंगे कंपोनेंट्स, मतलब वो सबका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगा, तो हमारा डेल्टा जी 0 लिखा जाएगा, वो डेल्टा जी नहीं रहेगा। तो उसकी इक्वेशन होगी डेल्टा जी 0R इज इक्वल टू -NF E0 सेल। अब हमने नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर जो फाइनल जनरलाइज इक्वेशन मिली थी उसमें -NF E0 सेल को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हम यहाँ पे उसको रिप्लेस कर सकते हैं RTLN K से। तो अब हमारी फाइनल जो इक्वेशन होगी वो डेल्टा RG इज इक्वल टू -RTLN K होगी। मैंने वो पूरे कन्वर्जन देखो यहाँ पे दिखाया है कि कैसे डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल से डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RTLN K कैसे आया है। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप कई सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो और मैंने पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर आई बटन आता होगा, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। अब हम कुछ नई डेफिनेशन सीखने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं रेजिस्टेंस क्या है। आपने फिजिक्स में विस्टन ब्रिज का प्रैक्टिकल किया ही होगा जिसमें आप रेजिस्टेंस मेजर करते हो। अभी रेजिस्टेंस का सिंबल R है और उसका यूनिट ओम है। अगर ऐसा यूनिट में इस रेजिस्टेंस का यूनिट देखे तो वो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर साइमंस क्यूब इनटू एम्पियर स्क्वायर। आपको पता है इसका मेजरमेंट तो विस्टन ब्रिज से हो ही जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है L एंड A पे। L क्या है, वो है लेंथ ऑफ दी वायर
या जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ, और ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो देखो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना करंट को फ्लो होने में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब R प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा है A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेकिन जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा उतना रेजिस्टेंस कम, मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो कंबाइंड लिखे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, मतलब L ज़्यादा तो R ज़्यादा, A ज़्यादा तो R कम, राइट। ये रिलेशनशिप है। अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालना हो तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और हम कांस्टेंट रख रहे हैं रो को, तो हमारी इक्वेशन मिलेगी R इज इक्वल टू रो L/A। अब यहाँ पे जो आपको रो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, राइट। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो ओम इंटू मीटर वो यूनिट है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कभी कभी कहा जाता है। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, उसका जो भी रिलेशन है, लाइक ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, राइट, ये सब क्या रिलेशनशिप है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। तो जो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मतलब 1/R, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और उसको डिनोटेड करते हैं G से, राइट। सो G इज इक्वल टू 1/R। अब आपको R की वैल्यू पता है, R क्या था, रो इंटू L/A, लेकिन इसका भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तो A ऊपर चला जाएगा और रो L नीचे आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन मिली G इज इक्वल टू A/रो L। यहाँ पे जो 1/रो है उसको हम बोलेंगे K नहीं बोलेंगे, एक्चुअली कापा बोलेंगे। तो ये जो कापा हुआ वो हुआ कंडक्टिविटी, या उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। जैसे कंडक्टेंस के केस में हमने 1/रो किया था, तो उसका जो यूनिट होगा वो होगा ओम इनवर्स, या आप मो भी ले सकते हो, और SI में उसको सीमेंस या एच से भी बोलते हैं। और ये जो 1/रो मिला, जिसको हमने कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा, उसका जो यूनिट होगा वो रेजिस्टिविटी से इन्वर्स होगा। रेजिस्टिविटी का था ओम इंटू मीटर, तो ये होगा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या आप ऐसा ओम इन्वर्स भी कर सकते हो, या आप उसको साइमेंस मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि साइमेंस होता है ओम इन्वर्स। अगर कोई भी मटेरियल की लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो भी कंडक्टेंस है वो होगा उसकी कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे टेबल पे आपको कई सारे मटेरियल्स की कंडक्टिविटी की वैल्यू दिखाई गई है। इस कंडक्टिविटी की वैल्यू पर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है। जो भी मेटल और उसकी एलो है उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा आती है, मतलब वो एक कंडक्टर है। कुछ नॉन मेटालिक मटेरियल लाइक कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट और कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर जिनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर काम करते हैं। कुछ सब्सटेंस लाइक ग्लास है, सिरामिक है, इन सब की कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम आती है, तो वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस की बात करें लाइक सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, गैलियम आर्सेनाइड हो, इन सब की कंडक्टिविटी की वैल्यू मॉडरेट रेंज में है, तो उनको हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस आते हैं जिसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है, जिसके अंदर जीरो रेजिस्टिविटी या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी मिलती है, जो बहुत एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन जितने टेम्परेचर पे इतनी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी दिखाते हैं कि जिसके अंदर जीरो रेजिस्टिविटी होती है, और इसको कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। अभी जो रिसर्च चल रहा है उसमें सिरामिक मटेरियल्स और ऑक्साइड को मिक्स करके ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें वो 150 केल्विन जितने टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस दिखता है उसको कहा जाता है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मतलब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलती है। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमको कोई ना कोई करंट और वोल्टेज मिलता है। तो ये पूरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द मेटल, राइट। वो कौन सी मेटल है, उसका नेचर कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, उस पर भी इफेक्ट करता है। तीसरा है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, उस पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करता है। देखो एक साइड से इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल है, और उसका कोई केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता है मेटल के केस में। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लेटर ऑन मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ।
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो कंडक्टेंस मिलता है वो आयंस की मूवमेंट की वजह से मिलता है। अगर प्योर वाटर की बात करें तो उसके अंदर कोई आयंस ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ होता है हाइड्रोजन आयन H+ आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁷ मोलर जितना। तो उस केस में जो प्योर वाटर होता है जिसके अंदर और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट या कोई आयन प्रेजेंट नहीं है अदर देन H+ एंड OH-, उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी मिलती है वो है 3.5 × 10⁻⁵ साइमेंस पर मीटर। तो बहुत ही लो कंडक्टिविटी है, लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस मिला वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है आयोनिक कंडक्टेंस। और इस आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड किया है। दूसरा आता है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस बाय द सॉल्वेशन, मतलब जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनकी साइज क्या है, वो बड़ी साइज है या छोटी साइज है। सिंपल, छोटी साइज होगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज़्यादा मिलेगा, बड़ी साइज होगी तो कंडक्टेंस कम मिलेगा क्योंकि मूवमेंट कम होगी। तीसरा आता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। विस्कस मतलब वो थिक सॉल्वेंट है तो वहाँ पे आयन की मूवमेंट इजीली नहीं होगी, तो उस टाइम पे कंडक्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो वो नेचर एंड इसकी विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट भी डिपेंड करती है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आपने कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज़्यादा आयंस होंगे तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा मिल सकता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से इसकी मूवमेंट इजीली हो जाती है, लाइक विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी अच्छी मिल जाएगी, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। आपको पता है कि अगर किसी भी कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो हम वेस्टर्न ब्रिज का यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो केस है आयोनिक सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आप डीसी करंट और डायरेक्ट वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके दो प्रॉब्लम है। अगर आप डीसी करंट यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में दोनों जगह पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, और जब भी कोई सॉलिड कंडक्टर होता है तो उसको आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये तो सॉल्यूशन है तो इसको आप डायरेक्टली वायर से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो पहले तो हम डीसी करंट यूज़ नहीं करेंगे, हम एसी करंट यूज़ करेंगे। और जो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ करने वाले हैं उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल कैसे दिखता है, तो उसकी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये दोनों इमेज कंडक्टिविटी सेल की है, लेकिन अभी जो ट्रेडिशनली जो यूज़ होता है हर जगह पे लेबोरेटरी में वो ये सेकंड वाला है। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे एक ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, वहाँ पे दो वायर जा रहा है और दोनों वायर के नीचे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, और ये प्लेटिनम कोटेड है प्लेटिनम ब्लैक से, जो उसको अच्छी कंडक्टिविटी और सरफेस प्रोवाइड करता है। ये जो दो इलेक्ट्रोड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। अब आपको इक्वेशन पता है R = ρ L/A। L है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ये जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसके, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ध्यान से देखो कि ये जो रो है वो है रेजिस्टिविटी, अगर इसका इन्वर्स करें तो हमें मिल जाता है कंडक्टिविटी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी R = L 1/kappa × A, जहाँ पे कापा है कंडक्टिविटी। ये जो L/A है मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, इसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है और इसको डिनोटेड किया जाता है G स्टार से। अब देखो लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर इनवर्स होगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि लेंथ अपॉन लेंथ स्क्वायर, दैट मीन्स लेंथ रेज़ टू -1, ये यूनिट है सेल कांस्टेंट का। देखो ये सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ और उन दोनों के बीच के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अब ये इतना इजी भी नहीं है मेज़र करने के लिए कि L/A की वैल्यू क्या है, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। हमें ऐसे एक नोन सॉल्यूशन लेना पड़ता है जिसकी कंडक्टिविटी विथ वेरियस टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन हमको पता हो, और उसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस मेजर करके ये कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमें G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। आपको शायद इक्वेशन याद ही होगी कि हमारी इक्वेशन थी R = ρ L/A, फिर रो का हमने किया कापा मतलब 1/kappa, तो हमारी इक्वेशन हुई थी R = L/kappa × A। देखो L/A को हम लिख सकते हैं G स्टार, तो अब हमारी इक्वेशन हुई R = G स्टार डिवाइडेड बाय kappa। अब G स्टार को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी R × kappa, मतलब अब R पता चल गया
और आपके पास कापा की वैल्यू है तो आपको मिल जाएगी जी स्टार की वैल्यू। अब यहाँ पे जो नोन सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं वो जनरली लेते हैं KCl का। KCl के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास नोन है, जो यहाँ पे गिवन है, ये रेफरेंस में हमारे पास है। अब इसका यूज़ करके हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू मतलब जी स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सिर्फ KCl हमने क्यों लिया, NaCl, KBr ये सब क्यों नहीं लिए? तो उसका एक सिंपल रीज़न है कि अगर आप K+ एंड Cl- इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों की आयोनिक साइज ऑलमोस्ट सेम है, और जब आयोनिक साइज सेम होगी तो दोनों की मोबिलिटी वो भी सेम होगी। मतलब जितनी स्पीड से K+ जाएगा उतनी स्पीड से Cl- भी जाएगा, इसीलिए कि दोनों की मोबिलिटी या दोनों की कंडक्टिविटी सेम है, इसीलिए यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। और इस KCl के सॉल्यूशन का यूज़ करके हमें मिलता है सेल कांस्टेंट। तो जब भी आपको हायर क्लास में ऐसे कंडक्टिविटी वाले प्रैक्टिकल करने के आएंगे तब सबसे पहले आपको जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही आपका मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। अब हमें सेल कांस्टेंट तो पता चल गया है, लेकिन इसके बाद हमें मेजर करनी है उसकी कंडक्टिविटी। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं वेस्टर्न ब्रिज, क्योंकि देखो हमें पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके बाद हम कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आपको सर्किट दिख रही होगी, यहाँ पे जो वेस्टर्न ब्रिज की सर्किट है उसमें R1 है वेरिएबल रेजिस्टेंस, हमारा R2 है वहाँ पे हमने रखा है कंडक्टिविटी सेल जिसका रेजिस्टेंस हमें मेज़र करना है, एंड R3 एंड R4 आपको शायद याद होगा कि जो वेस्टर्न ब्रिज का प्रैक्टिकल था उसमें R3 एंड R4 एक वायर था जिसके ऊपर हम जॉकी घुमाते हैं और वो जॉकी कनेक्टेड होती है हमारे R1 R2 के बीच में। तो यहाँ पे बीच में उसके जॉकी और वो कनेक्शन के बीच में हम हेडफोन या ऑसिलेटर या कोई गैल्वेनोमीटर रखते हैं जहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन दिखता है। देखो जब भी हमारे ऑसिलेटर मतलब ये डिटेक्टर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाए या हेडफोन हो तो कोई नॉइज़ ना आए, उसका मतलब ये पूरा इक्विलिब्रियम हो चुका है। उस टाइम पे जो रेशियो है यहाँ पे पोटेंशियल का R1/R3 इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R4। ये बात माइंड में रखना कि R3 और R4 जो वेस्टर्न ब्रिज में जो वायर था उसका रेशियो ही हमें लेना है लेंथ का रेशियो। R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब देखो इक्वेशन क्या हुई, R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। तो R2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो इक्वेशन क्या आएगी, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाई R3। अब ये सभी वैल्यू हमने रखी, लाइक R1 की वैल्यू रखी, R3 एंड R4 जो लेंथ वैल्यू है वो हमने रखी, तो हमें मिल जाएगा R2। अब आपको पता है जी स्टार की इक्वेशन क्या थी, तो जी स्टार इज इक्वल टू K इंटू R। अगर हम यहाँ पे K को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी जी स्टार डिवाइडेड बाई R। जी स्टार आपको पता है कभी ऊपर फाइंड आउट किया KCl का सॉल्यूशन यूज़ करके, और R अभी वेस्टर्न ब्रिज से फाइंड आउट किया, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगी K की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की सेम सॉल्वेंट के अंदर कंडक्टिविटी मेजर करें तो वो हमें डिफरेंट आएगी। उसके कई सारे रीज़न है। अगर हम सेम टेम्परेचर पे भी मेजर कर रहे हैं तो भी चार्ज, साइज ऑफ द आयन, फिर वो कैसे डिसोशिएट होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये सभी पैरामीटर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए सिंपल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमें एक नई क्वांटिटी या नई फिजिकल टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं लैम्बडा m से, और उसकी जो इक्वेशन आएगी वो है लैम्बडा m इज इक्वल टू K/C। K है हमारी कंडक्टिविटी और C है कॉन्सेंट्रेशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लो कि हमारे पास K की जो वैल्यू मतलब जो हमारी कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो साइमेंस पर मीटर इनवर्स में है, और हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है मोल पर मीटर क्यूब में। तो लैम्बडा m फाइंड आउट करने के लिए अगर K की वैल्यू साइमेंस पर मीटर इनवर्स में है और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में, तो मोल पर लीटर को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो है कापा, जिसका यूनिट होगा साइमेंस मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय मोल पर लीटर जो था अब वो हो गया मोल पर मीटर क्यूब। तो देखो नीचे यहाँ पे मीटर क्यूब है, जो ऊपर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो जो मीटर क्यूब माइनस मीटर करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर रहेगा। तो अब जो यूनिट होगा वो होगा साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जो कंडक्टिविटी का यूनिट था वो था साइमन्स पर मीटर, मतलब साइमन्स मीटर इनवर्स था, और जो मोलारिटी थी
तब हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, इसलिए 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया मोलारिटी को। यहाँ पे 1000 नीचे आ रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर के है, नीचे 1000 इंटू मोलारिटी है, मोल पर लीटर जो हो गया मोल पर मीटर क्यूब में। अब थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं कि अगर हमारे के की वैल्यू साइमन्स पर सेंटीमीटर में है तो क्या होगा। सिंपल, जो मोल पर मीटर क्यूब मिली हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, तो इसको मीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको रिलेशन पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 10�6 हो गया, तो वो 10�6 जाएगा ऊपर। तो अब क्या होने वाला है, k मल्टीप्लाई बाई 10�6 डिवाइडेड बाई 10�3 इंटू मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो नीचे 10�3 है, ऊपर 6 है, तो क्या होगा, जो नीचे 10�3 मतलब 1000 है वो ऊपर जाएगा, तो 10�6 में से -3 हो गए, तो अब बचे कितने, 10�3 बचे। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी जिसमें हमने सेंटीमीटर यूज़ किया है, तो देखो लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या होगा, तो k इंटू 1000 अपॉन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब कॉन्सेंट्रेशन। अब यूनिट कैसे हुआ इसको मैं समझाऊं। देखो लैम्बडा एम का यूनिट हमने कौन सा लिया था, वो था साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, और जो कॉन्सेंट्रेशन आया उसका यूनिट था मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया, तो अब यूनिट हो जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर रेज़ टू एंड मोल इनवर्स, और यहाँ पे 1000 मल्टीपल में मतलब ऊपर की साइड पे आया है। मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पे रखी है कि जब लैम्बडा एम की वैल्यू साइमन्स मीटर इनवर्स हो तो ये आएगी, और साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स हो तो ये वाली आएगी। दोनों का यूज़ करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप जरा देखना, मैंने जो कन्वर्जन है वो भी आपको एक्सप्लेन किया कि कब 10�3 ऊपर आएगा मतलब न्यूमरेटर में और कब डिनोमिनेटर में आएगा। ये जो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी है दोनों केस में, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में विथ डाइल्यूशन चेंज होती है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो समझ लेते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी स्पीसीज है जिसको एक्यूएस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब वो 100 मोल आपने डाले तो वो 100 मोल्स उसके आयंस बन जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड, अगर आप उसके 100 मोल डिसॉल्व करोगे वाटर में तो वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम उसकी कंडक्टिविटी की बात करें या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू की, वो दोनों विथ डाइल्यूशन चेंज होता है। तो ये क्यों होता है वो जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझे कि कंडक्टिविटी क्या है। तो सपोज हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड के बीच में रखा हुआ है, और वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। इन दोनों की वैल्यू अगर यूनिटी है तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी G इज इक्वल टू KA/L। अब A और L इन दोनों की वैल्यू यूनिटी है, मतलब हमारा G हो जाएगा K। दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी कहलाएगा, राइट। अब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं, सिंपल केस की बात करूँ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पानी डालते जाए, डाइल्यूशन करते जाए, तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो विथ वॉल्यूम इंक्रीज क्या होते जाएंगे, वो कम होते जाएंगे बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर पहले इतने एरिया में 100 आते थे, अब उससे कम हो जाएंगे। अब आयंस कम हो गए तो वहाँ पे कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। सो विथ डाइल्यूशन कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे आयंस कम हो जाते हैं। कोई भी सॉल्यूशन की पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे VML सॉल्यूशन अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होल्ड करता हो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, और वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो L जो यूनिटी हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A वो भी यूनिट हो, तो उस टाइम पे उसका जो कंडक्टेंस है वही होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैम्बडा m इज इक्वल टू K इंटू A/L। अब A भी यूनिटी है, L भी यूनिटी है, तो वो निकल जाएगी, तो लैम्बडा m कितना रहेगा, K जितना। अब देखने वाली बात है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड वो यूनिटी है, तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं V वॉल्यूम, क्योंकि वो बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड इतना वॉल्यूम केप्ट होगा, राइट। तो हम एक ही जगह पे लिखेंगे V। तो जो हमारी इक्वेशन आएगी लैम्बडा m की वो होगी K इंटू V। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे विथ डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, K चाहे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन V की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। विथ डाइल्यूशन V ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स विथ डाइल्यूशन लैम्बडा m की वैल्यू इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी के केस में विथ डाइल्यूशन वो डिक्रीज होती थी क्योंकि वहाँ पे आयंस कम होते थे, लेकिन यहाँ पे लैम्बडा m में
K तो कम हो रहा है लेकिन उसके साथ V बढ़ रहा है, दैट मीन्स विथ डाइल्यूशन लैम्बडा m की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो वैसे ये कंडक्टिविटी चेंज होती जाएगी, और जो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी उसको हम बोलेगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोटेट करते हैं लैम्बडा 0m से। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये जो वेरिएशन है, मतलब चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो दोनों अलग से आती है। और वो कैसे होगा तो वो भी मैं आपको जरा पर यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उसमें लैम्बडा m की वैल्यू विथ डाइल्यूशन स्लोली इंक्रीज होती है, और वो जो इक्वेशन फॉलो करती है वो है लैम्बडा m इज इक्वल टू लैम्बडा 0m माइनस a इंटू सी रेज़ टू 1/2। अगर इसे हम ग्राफ को प्लॉट करें तो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी लैम्बडा 0m, और जो स्लोप की वैल्यू मिलेगी वो होगी माइनस a। ये जो a की वैल्यू है फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट पे डिसोसिएट होने के बाद जो आयंस बनेंगे उनके पर चार्ज क्या होगा। अगर हम बात करें NaCl, CaCl2, MgSO4, तो यहाँ पे NaCl को 1Gem1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, CaCl2 को बोलेंगे 2Gem1 का, जबकि MgSO4 को बोलेंगे 2Gem2। अब ये 1Gem1, 2Gem1, 2Gem2 क्या है तो वो मैं आपको बता दूं कि NaCl जब डिसोसिएट होगा तो बनेगा एक Na प्लस एक Cl माइनस, मतलब 1,1, तो इसको बोलेंगे 1Gem1। CaCl2 उसमें Ca+2 है, जबकि Cl 2 है वो -1 वाले, तो उसको बोलेंगे 2Gem1, क्योंकि एक Ca+2 था और बाद में Cl माइनस है इसीलिए। जबकि MgSO4 में Mg+2 है और SO4 -2, तो इसको बोलेंगे 2Gem2 वाला। पर्टिकुलर टाइप के सभी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये A की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। लाइक 1Gem1 वाले में सबकी ये A की वैल्यू सेम आएगी, 2Gem1 वाले में उन सब की वैल्यू सेम आएगी, और 2Gem2 में उन सब की वैल्यू सेम आएगी। कोलरॉस ने इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बहुत ऑब्जर्वेशन किया, और उन्होंने बोला कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लाइक NX और KX, यहाँ पे X हैलोजन है, उन दोनों का डिफरेंस ले तो उनका जो आंसर आता है वो नियरली कांस्टेंट होता है। जस्ट लाइक लैम्बडा 0m ऑफ KCl माइनस लैम्बडा 0m ऑफ NaCl, उसका आंसर सेम होगा लैम्बडा 0m ऑफ KBr माइनस लैम्बडा 0m ऑफ NaBr, उसका भी सेम होगा लैम्बडा 0m ऑफ Ki माइनस लैम्बडा 0m ऑफ Ni। इन सब का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, वो है 23.4 साइमंस सेंटीमीटर रेज़ टू 2 एंड मोल इनवर्स। Similarly, lambda 0m of NaBr minus lambda 0m of NaCl, which is also equal to lambda 0m of KBr minus lambda 0m of KCl, और वो आंसर भी है 1.8 साइमंस सेंटीमीटर रेज़ टू 2 एंड मोल इनवर्स। ये जो ऑब्जर्वेशन है कोलरॉस के, उससे पता चला कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, मतलब जो आयंस है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होते हैं, उनकी मूवमेंट इंडिपेंडेंटली होती है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मतलब उसके साथ कौन सा आयन है वो अपनी मूवमेंट अपने हिसाब से करते हैं। तो अगर हम सिंपल कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर दो आयन हो, तो उसकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, तो उसके अंदर जो भी आयंस रहे हैं उन दोनों की इंडिविजुअल इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी के समेशन जितने। अगर मुझे सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या हम बोले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो वो कितनी होगी, तो हमारा जो सोडियम आयन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस हमारा जो क्लोरीन आयन है इंडिपेंडेंटली उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मतलब इंडिविजुअल आयन का समेशन करके हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरल केस की बात करें, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से दो आयन मिल रहे हैं, न्यू प्लस और न्यू माइनस, और उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्बडा +0 एंड लैम्बडा -0। अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी न्यू प्लस लैम्बडा +0 प्लस न्यू माइनस लैम्बडा -0। यहाँ पे न्यू प्लस एंड न्यू माइनस है जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं, लैम्बडा +0 है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्बडा 0 माइनस है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यू का समेशन करके आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। इसको बोलते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो यहाँ पे टेबल पे आपको कई सारे कैटायन और एनायन दोनों की लैम्बडा 0m वैल्यू गिवन है।
तो अगर आपको KCl के लिए फाइंड आउट करना है तो आप K+ की वैल्यू ले लो और Cl- की वैल्यू ले लो और दोनों का समेशन कर दो, तो आपको KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ये केस था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि वहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज होता है। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब भी उसका हायर कंसंट्रेशन होता है तब उसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही लो होती है, मतलब वो डिसोशिएट प्रॉपर्ली नहीं होता है। लेकिन जैसे उसका डाइल्यूशन करते जाए, उसका कंसंट्रेशन कम करते जाए, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी और उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। तो हमें डाइल्यूशन के साथ सडनली ऐसा एक स्टीपली राइज मिलता है जिससे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्स्ट्राप्लोटेशन करके नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस और उससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्बडा m है मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्बडा 0m है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो अल्फा की वैल्यू होगी लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। हमने क्लास 11 चैप्टर 7 में ये इक्वेशन देखी थी कि Ka = C⁴ अपॉन 1 - अल्फा। अब हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो देखो अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी C⁴m² अपॉन लैम्बडा m02 इन ब्रैकेट 1 - लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। तो यहाँ पे हम लैम्बडा m को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो अब ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी C⁴m² अपॉन लैम्बडा 0m² लैम्बडा 0m माइनस लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। तो जो नीचे लैम्बडा 0m है वो कट आउट हो जाएगा। अब जो हमारी फाइनल इक्वेशन रहेगी वो होगी Ka = C⁴m² डिवाइडेड बाय लैम्बडा m0 इन ब्रैकेट लैम्बडा 0m माइनस लैम्बडा m। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसका यूज़ क्या है एप्लीकेशन ऑफ द कोलरॉस लॉ। तो देखो इंडिविजुअल माइग्रेशन ऑफ आयन से हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब लैम्बडा 0m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लैम्बडा m तो हम एक्सपेरिमेंट करके मेज़र करेंगे, तो हम K की वैल्यू भी मेज़र कर सकते हैं। मतलब Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये हम कोलरॉस लॉ यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा 0m वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। नेम ही बताता है कि आयंस का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब इंडिविजुअली वो माइग्रेट कर रहे हैं और वो हम यहाँ पे ध्यान में लेने वाले हैं और इससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं और उसके पर से हम Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं वोल्टेज को सप्लाई और उस वोल्टेज से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाली है। अगर एक सिंपलेस्ट सेल की बात करें तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो और 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड, एक को रखा है हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे और एक को रखा है नेगेटिव टर्मिनल पे, और जब भी हम पोटेंशियल देते हैं तब कौन सी रिएक्शन होगी वो जरा मैं बताता हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर रखा Cu+2 जाएगा टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और वहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो नेगेटिव टर्मिनल था वो था कैथोड जहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। अब उसके अपोजिट बात करें तो एनोड पे जो भी कॉपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो वो केमिकल रिएक्शन होगी Cu gives Cu+2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एनोड पे जो भी कॉपर है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और सॉल्यूशन में आया वो जो Cu+2 है वो जाएगा कैथोड पे और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है वो प्योर कॉपर का हो रहा है, कैथोड पे प्योर कॉपर बनता जाएगा और एनोड पे वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा। और इस मेथड का यूज़ करके और भी कई सारे मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। जब भी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा सा नहीं मिल रहा तो उस टाइम पे ये मेथड का यूज़ करके लार्ज अमाउंट में मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। सोडियम एंड मैग्नीशियम को उनके क्लोराइड के साथ फ्यूज करके और एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड और क्रायोलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के अंदर प्योरीफाई किया जाता है, जो आप आगे जाके सीखने वाले हैं। अब हम देखने वाले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर बहुत ही स्टडी किया था और उन्होंने अपना वर्क 1833-34 में पब्लिश किया और वो वर्क कहलाया फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सिंपल दोनों लॉ है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं बहुत आसानी से। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई भी इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में कोई भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी रिएक्शन हो रही है और वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन रही है तो वो प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है फॉर अ पर्टिकुलर करंट कि आपने कितनी अमाउंट ऑफ करंट पास की है। मतलब ज़्यादा करंट पास किया है, ज़्यादा चार्ज पास किया है तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो भी ज़्यादा अमाउंट में होगी। अगर आपने कम करंट पास किया है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो भी कम होगी। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है अमाउंट ऑफ करंट पास, मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट, कितना कूलम, कितना चार्ज आपने पास किया है उस पर डिपेंड करती है। जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है उसको ज़रा समझते हैं। तो उसमें इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसे मल्टीपल सेल है और वहाँ पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उस पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट मेटल के इक्विवेलेंट वेट जितनी। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो वो होगी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चाहिए उसको रिड्यूस होने के लिए। अगर हमारे पास 3 सेल हो, पहले में सोडियम मतलब Na+ हो, दूसरे में Ca+2 और थर्ड में Al+3 हो और हम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो जो सोडियम बनेगा वो 3 मोल बनेगा, जबकि कैल्शियम बनेगा 2/3 मोल और एल्यूमिनियम सिर्फ 1 मोल बनेगा, क्योंकि ये जो है वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट पे। और हमने यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया है, इसीलिए ये जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है उसके इक्विवेलेंट वेट पे। और इक्विवेलेंट वेट है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। जब पहले चार्ज को मेजर करना होता था तब कूलोमीटर का यूज करता था जहां से चार्ज की वैल्यू पता चलती थी, लेकिन अब वो ऐसा हम नहीं कर रहे। हम मेजर करते हैं करंट और टाइम की वैल्यू और उसके ऊपर से पता चल जाती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आपको पता है I = Q/T, I मतलब करंट = चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम Q को सब्जेक्ट बनाए मतलब चार्ज को सब्जेक्ट बनाए तो इक्वेशन होगी Q = I × T, जहाँ I है करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और T है टाइम जिसका यूनिट लेंगे हम सेकेंड। तो हमें मिल जाएगी चार्ज की वैल्यू। अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 96487। मतलब ये चार्ज है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये 96487 कूलम पर मोल को 1 फैराडे भी कहा जाता है। और आगे जाके न्यूमेरिकल में हम ये 1 फैराडे की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। रफली 1 फैराडे हम 96500 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो है 96487। कभी कभी MCQ में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जाती है। अभी जैसे सेकेंड लॉ में हमने एग्जाम्पल देखा था Na+, Ca+2 एंड Mg+2। तो अगर Na+ को रिड्यूस करना हो तो हमें सिर्फ चाहिए 1 फैराडे मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर Ca+2 को करना है रिड्यूस तो हमें 2 फैराडे यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और वैसे Al+3 के केस में 3 मोल मतलब 1 Al+3 के लिए हमें 3 फैराडे या ऐसा बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिपेंड करती है कि हम कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड को लेके। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कुछ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, मतलब वो प्रोवाइड कर रहा है सरफेस इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तब प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट हो सकती है। और अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है मतलब वो खुद पार्टिसिपेट भी कर रहा है रिएक्शन में, तब भी प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट हो सकती है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट है वो उस पर भी डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट है और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कितना है। कुछ ऐसे भी स्पीसीज होती है जो लो वोल्टेज पे काइनेटिकली बहुत ही स्लो होती है, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है जिसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं, उसके बाद वो रिएक्शन होती है। अगर हम मोल्टन NaCl मतलब मोल्टन मेल्ट हुए सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें Na+ का रिड्यूस होके Na मिलेगा और Cl- वो ऑक्सीडाइज होके Cl2 मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट होगी NaNCl2 गैस। जब भी हम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की बात करें तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होगी
एक साइड पे क्लोरीन मिलेगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा और सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा NaOH। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको समझाऊं कि हमारा जो कैथोड है वहाँ पे दो रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो हमारा Na+ आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बन जाएगा, और दूसरा पॉसिबल है H+ आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों में सबसे फिजिबल कौन सी है, तो हमें देखना है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -2.71 वोल्ट, और जो हाइड्रोजन के केस में उसका जो पोटेंशियल है वो है 0.0। तो यहाँ पे मतलब कैथोड पे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर वो रिएक्शन फिजिबल है। तो यहाँ पे जो फिजिबल रिएक्शन है वो है H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, इसीलिए Na रिड्यूस नहीं होता, H+ रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन ये H+ आया कहाँ से, तो ऑफ कोर्स वाटर के डिसोसिएशन से आया है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि H2O+ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 1/2 H2 + OH-, और ये जो OH- है वो सॉल्यूशन के अंदर है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो चुका है। अब एनोड की बात करें तो वहाँ पे भी दो रिएक्शन पॉसिबल है। Cl- है वो एनोड पे जाएगा क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और दूसरी जो रिएक्शन है वो होगी 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल है। अब इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो जो Cl का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.36 वॉट, जबकि वाटर के लिए ये जो पोटेंशियल है वो है 1.23। तो हमारा एनोड के केस में लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो रिएक्शन फेवरेबल होगी। तो हमारी ये रिएक्शन फेवरेबल होनी चाहिए 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हमारा जो Cl- गिव्स 1/2 Cl2+ इलेक्ट्रॉन ये फेवरेबल होगी। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और सॉल्यूशन में Na+ बचा है और OH- मतलब वहाँ पे NaOH बनेगा। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि जब भी हम एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी। अब हम सीखने वाले हैं बैटरीज। देखो, बैटरीज 1 या मोर देन 1 गैल्वेनिक सेल का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं हमारे यूज में। ये जो बैटरीज होती है वो लाइट वेट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और उसका वोल्टेज उसके यूज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब वो कांस्टेंट ऑलमोस्ट रहना चाहिए। बैटरीज दो टाइप की आती है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। तो 1 बाय 1 हम ये दोनों डिटेल में सीखने वाले हैं। जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो सिंगल यूज़ होती है, मतलब एक बार उसको सेल को यूज़ करने के बाद हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार वो चले गए उसके बाद वो डेड हो जाते हैं और हमको उसको फेंक देना होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेल इज़ ए ड्राई सेल, मतलब जो हमें टीवी के रिमोट में यूज़ करते हैं ना, वो वाला सेल वो ड्राई सेल है जिसका रियल नेम है लैग्रांज सेल। अब मैं आपको लैग्रांज सेल का कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। एक जिंक कंटेनर होता है जो एज ए एनोड एक्ट करता है, और उसके बीच में एक ग्रेफाइट का कैथोड होता है जिसके सराउंडिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर होता है। अब इन दोनों एनोड और कैथोड के बीच में जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट होती है। अब यहाँ पे जो सेल रिएक्शन हो रही है वो एनोड पे होगा, जिंक लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा जिंक +2, मीन्स जिंक गिव्स Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे MnO2 NH4+ के साथ रिएक्ट करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो MnO2 + NH4+ प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स MnOOH प्लस अमोनिया। अब ये जो अमोनिया रिलीज हो रहा है वो जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स होगा ZnNH3+4+2, राइट। और यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल मिल रहा है वो होगा 1.5 वोल्ट। और आप जरा ध्यान से देखोगे तो MnO2 में जो Mn था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, वो MnOOH में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। जो आपके रिमोट में जो सेल है वो आप निकाल के देखो तो उस पर पोटेंशियल होगा 1.5 वोल्ट। ऐसे दो सीरीज में आप करोगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा 3 वोल्ट। कुछ लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस जस्ट लाइक वॉचेस, हियरिंग एड मतलब सुनने की जो मशीन आती है उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपने बटन सेल देखे होंगे। ये बटन सेल है मर्क्यूरी सेल। अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो जिंक एमालगम होता है वो एज ए एनोड होता है,
और कैथोड के फॉर्म पे होता है HgO एंड कार्बन पाउडर की पेस्ट। KOH एंड जिंक ऑक्साइड की पेस्ट को एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज किया जाता है। अब इस एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो है जिंक Hg मतलब एमलगम प्लस 2OH माइनस गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड पे जाएंगे और कैथोड पे HgO है और KOH के अंदर जो पेस्ट है उसके अंदर वाटर होगा, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेके तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो है HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसके सेल रिएक्शन में तो कोई भी आयन यहाँ पे नहीं है, सीधी रिएक्शन ऐसी है कि जिंक Hg मतलब एमलगम प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। यहाँ पे कोई आयन नहीं है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। तो थ्रू आउट द लाइफ जब भी ये सेल चलता है तो इसका सेल पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और वो है 1.35 वोल्ट। MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मर्क्यूरी सेल की वोल्टेज कितनी होती है, तो वो है 1.35 वोल्ट। और ये एक एडवाइस दी जाती है कि कभी भी आपके घर पे ऐसा कोई बटन सेल हो तो उसको ओपन मत करें, उसको पैक ही रहने दें, क्योंकि उसके अंदर मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी हमारे लिए बहुत पॉइजनस है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। ये ऐसे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उसको आप रिचार्ज भी कर सकते हो, मतलब उसके टर्मिनल को रिवर्स करके एक्सटर्नल पोटेंशियल दे के आप उसको रिचार्ज करके रीयूज़ भी कर सकते हो। जो इन्वर्टर की बैटरी आती है, ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो बैटरी यूज़ होती है, ये सब लेड स्टोरेज सेल है और ये सब सेकेंडरी सेल है जिसको रिचार्जेबल किया जाता है। लेड स्टोरेज सेल में लेड एज ए एनोड होता है और कैथोड पे होता है लेड, उसके ऊपर कोटेड PbO2 जो एज ए कैथोड काम करेगा। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 38%। और जो सेल रिएक्शन होती है वो एनोड पे ऐसा होगा कि Pb प्लस SO4-2 गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। और कैथोड पे होगा PbO2 प्लस SO4-2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज हुए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूटिलाइज हो गए और बन जाएगा PbSO4 प्लस 2 H2O मोलिक्यूल। तो ओवरऑल रिएक्शन देखने जाए तो वो होगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4 गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। अब देखो जब भी चार्जिंग होता है इस बैटरी का तो ये रिवर्स रिएक्शन होगी, मतलब PbSO4 से कैथोड और एनोड पे, मतलब एनोड पे Pb लगेगा और कैथोड पे PbO2 डिपॉजिट होगा। और जब ये बैटरी यूज़ करते हैं तो इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी, मतलब जो अभी हमने ऊपर देखी वो वाली रिएक्शन होगी। तो इस सेल को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए ये वाइडली यूज़ होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये बहुत बल्कि बहुत हैवी है और इसकी जो रिचार्जिंग साइकिल है वो थोड़ी कम है, इसीलिए अभी लेड स्टोरेज सेल को लोग कम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक वन मोर पॉपुलर सेकेंडरी सेल है, वो है निकल कैडमियम सेल। जो पहले मोबाइल आते थे ना उसकी बैटरी में निकल कैडमियम बैटरी होती थी। अब उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी रिचार्जिंग साइकिल भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उसके हम केमिकल रिएक्शन बहुत डीप में नहीं देखने वाले, सिर्फ उसका जो रिएक्शन है मेन रिएक्शन वो देखते हैं। तो यहाँ पे कैडमियम प्लस 2 NiOH3 होता है जिससे बनता है कैडमियम ऑक्साइड एंड 2 NiOH2 एंड वाटर रिलीज होता है। यहाँ पे देखें तो एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है और उसको रोल करके ये निकल कैडमियम सेल बनता है। ये सेल थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, आज इनकी जगह लिथियम पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरीज ने भी ले ली है। तो धीरे धीरे ये बैटरी में अपग्रेड होता ही रहता है। अब आपको बताना है कि आप कौन कौन से सेकेंडरी बैटरीज का नेम जानते हो, कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिख देना। अब हम सीखने वाले हैं फ्यूल सेल। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो जिस पावर स्टेशन से आ रही है वो मोस्टली थर्मल पावर स्टेशन होते हैं। वहाँ पे क्या किया जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स या कोयले को जला के वाटर की स्टीम बनाई जाती है और इस स्टीम का यूज़ करके टरबाइन घुमाते हैं और इस टरबाइन से जो एनर्जी मिलती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपके घर तक भेजा जाता है। लेकिन ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट वे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारा एनर्जी लॉस होता है और पॉल्यूशन भी होता है। तो एक नया कंसेप्ट आया था फ्यूल सेल का। अब ये क्या है वो मैं आपको समझाऊं कि जैसा कि गैल्वेनिक सेल थे उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। अब हमारे पास ऐसे कुछ फ्यूल है लाइक हाइड्रोजन है, मीथेन है, मिथेनॉल है। अब इनका कंबशन करके डायरेक्ट इसकी एनर्जी को, मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो वैसे टाइप के सेल को कहते हैं फ्यूल सेल, जिसमें बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है और वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। ऐसा ही एक फ्यूल सेल अपोलो स्पेस मिशन में यूज़ किया गया था जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे जो वाटर की स्टीम मिली थी उसको कंडेंस करके पीने के पानी के तौर पे यूज़ किया गया था।
इस फ्यूल सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कार्बन मेम्ब्रेन पे पास आउट किया जाता है और इन दोनों के बीच में होते हैं KOH का सॉल्यूशन। अब ये जो मेम्ब्रेन है कार्बन के, उनके ऊपर प्लेटिनम या पैलेडियम कोटेड होते हैं, जिससे उसकी सेल रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाए। अब यहाँ कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है वो है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, तो मिलेगा 4OH-, और एनोड पे रिएक्शन होगी 2H2 + 4OH- गिव्स 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो सेल रिएक्शन है वो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। मतलब यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है सेल रिएक्शन से और हमें कुछ पोटेंशियल मिलता है, और यही इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं हमारे काम के लिए। जब तक इस सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सप्लाई करते जाएंगे तब तक इसकी रिएक्शन होती जाएगी, और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 70% है। मतलब वो जो केमिकल एनर्जी को है वो अप टू 70% तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर स्टेशन होते हैं उसमें उसकी एफिशिएंसी अप टू 40% ही होती है। मतलब वहाँ पे पावर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि फ्यूल सेल का यूज़ करके ये पावर लॉस बहुत ही कम हो जाता है, और ये पॉल्यूशन फ्री भी है। तो ये कम पॉल्यूटेड है, इसीलिए कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल व्हीकल भी बनाए, मतलब उसको ऐसे कुछ प्रोटोटाइप भी हमारे पास है जिसमें फ्यूल सेल का यूज़ किया गया है। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे हाइड्रोजन कार तो वो आपको मिल जाएगी। उसमें ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उससे वो व्हीकल चलता है। तो ये काफ़ी कम पॉल्यूटिंग है और इसमें प्रोडक्शन होता है वाटर का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो हो सकता है फ्यूचर में सभी कार ऐसे हाइड्रोजन कार हो जाए और एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बहुत ही कम हो जाए। अब हम सीखने वाले हैं कोरोजन। तो कोरोजन क्या है? तो किसी भी मेटल पे उसका ऑक्साइड बन जाए तो वो एक टाइप का कोरोजन है। लाइक आपने देखा होगा कि सिल्वर कुछ टाइम के बाद काला पड़ जाता है, ब्रॉन्ज या कॉपर उसके ऊपर ग्रीन एक लेयर आ जाता है। इवन आयरन पे भी आपने देखा होगा कि उसका ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये सब है कोरोजन। अब ये कोरोजन होने से मेटल वीक हो जाती है और मेटल ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह से कई सारे ब्रिजेस, बिल्डिंग या कई सारी ऐसी जगह पे हमें काफ़ी सारा लॉस होता है। अब ये जो कोरोजन है वो मेटल के ऑक्सीडाइज होने से उसका जो ऑक्साइड बनता है उससे होता है, और हम समझने वाले हैं हमारे आयरन का कोरोजन, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कहीं भी ऐसा कोई स्पॉट होता है वहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो बन जाएगा Fe+2। अब जो केमिकल रिएक्शन होगी वो ऐसा होगा कि 2Fe गिव्स 2Fe+2 + 4 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे जाएंगे वो स्पॉट बन जाएगा कैथोड। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिला हुआ H2CO3, उसमें से जो मिला H+ वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और जो केमिकल रिएक्शन होगी कैथोड पे वो ऐसा होगा O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होने वाली है वो है 2Fe + O2 + 4H+ गिव्स 2Fe+2 + 2H2O। अब यहाँ पे जो Fe+2 बना है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके फर्दर फेरिक के कुछ ऑक्साइड्स बनेगा। ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड ही है कोरोजन, राइट, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। और यहाँ पे थोड़े H+ भी रिलीज हो गए जो फर्दर रस्टिंग करते जाएगा। मतलब ये रस्टिंग प्रोसेस एक बार स्टार्ट हुई तो वो पूरा आयरन रस्ट होने लगेगा। तो इस रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो पहले तो हमारा जो आयरन है उसको एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट करना है। इसके लिए सिंपल एक यूज़ है, पेंट कर दो उसको। अगर आप पेंट करोगे तो वो कलर की वजह से वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगी। पेंट के अलावा आप कोट भी कर सकते हैं बिस्फेनॉल जैसे केमिकल को, जिससे उसका रस्टिंग स्टॉप हो जाए, या आप आयरन को कोट कर दो कुछ अदर मेटल से लाइक टीन या जिंक, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, जिससे इसका कोरोजन नहीं होगा। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन Fe को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, इसकी वजह से कोरोजन स्टॉप हो जाएगा। ऐसे टाइप के एनोड को हम सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। लाइक मैग्नीशियम, जिंक ऐसा एनोड है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी लेकिन Fe को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। कोई शिप हो या कोई मरीन इक्विपमेंट हो या कोई पानी के कांटेक्ट में कंटिन्यूअस रहने वाला कोई मेटल का पार्ट हो, वहाँ पे ऐसे सैक्रिफिशियल एनोड लगाने से वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मतलब वो खुद का बलिदान दे देंगे लेकिन Fe को ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। तो वैसे टाइप के एनोड है हमारे सैक्रिफिशियल एनोड, और इसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है और हमारा जो मेटल है वो बच जाता है। तो यही था पूरा चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसका सॉल्यूशन भी, मतलब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँ। ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे आपको ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर एवरीवन।